नमस्कार बच्चों। अधिशासी विकास के बारे में पिछले 2 क्लास में अपन ने अध्ययन किया। अधिशासी विकास क्या होता है और उसकी क्या प्रकृति है। अब अपन अध्ययन करेंगे अधिशासी विकास की विभिन्न विधियाँ या तकनीकें, मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। एक उपक्रम, एक संगठन जो कि नियोजित एवं व्यवस्थित अधिशासी विकास में विश्वास करता है, वह विभिन्न प्रकार की निपुणताओं यानी स्किल्स को विकसित करने हेतु कई प्रकार के टेक्निक्स का प्रयोग करता है, कई प्रकार की विधियों का उपयोग करता है। तो एक अधिशासी को अपने कार्यों का प्रभावशाली निष्पादन करने के लिए यानी एक इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए अनेक प्रकार की स्किल्स की आवश्यकता रहती हैं और इन्हें विकसित करने के उद्देश्य से विशिष्ट तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो इसे जैसे अपन इस रेखा चित्र के अंतर्गत देख सकते हैं, इसके माध्यम से भी हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से अधिशासी विकास की विधियों का उपयोग किया जाता है और इसकी जो आवश्यकता है उनको भी हम ध्यान देते हैं। जैसे निर्णयन निपुणता, उसमें कृत्य की जानकारी और अन्य आवश्यकता होती हैं और सामान्य जानकारी भी इसमें होनी चाहिए। अंतर व्यक्तिगत निपुणता के लिए संगठन की जानकारी और विशिष्ट व्यक्तिगत जो स्किल्स हैं उनकी आवश्यकता होती हैं। तो जो ये वर्णित निपुणताएं हैं, स्किल्स हैं, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न विकल्प उपलब्ध होते हैं, कई ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। जैसे निर्णय निपुणता में वृद्धि की दृष्टि से इन बास्केट विधि, व्यावसायिक खेल एवं केस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। जबकि जो अंतर व्यक्तिगत निपुणता है, इस प्रकार की स्किल्स को अर्जित करने के उद्देश्य से रोल प्लेइंग, बिहेवियर ट्रेनिंग और सेंसिटिविटी ट्रेनिंग यानी व्यवहार विश्लेषण और ट्रांजैक्शनल एनालिसिस आदि प्रभावशाली तकनीकें हो सकती हैं। तो कृत्य विश्लेषण जानकारी अर्जित करने के उद्देश्य से कार्य पर अनुभव, शिक्षण, प्रशिक्षणाधीन आदि प्रभावशाली तकनीक मानी जाती हैं। तो एक अधिकारी अपने कार्यों का निष्पादन संगठनात्मक वातावरण के अंतर्गत करता है और इस दृष्टि से संगठन की जानकारी अपरिहार्य यानी आवश्यक हो जाती हैं, जिसे स्थिति परिवर्तन एवं बहु इकाई प्रबंध के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो अधिशासियों के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके लॉन्ग टर्म एवं समग्र विकास की दृष्टि से सामान्य ज्ञान की जानकारी का अपना विशेष महत्व होता है, जिसे विशिष्ट पाठ्यक्रम, विशिष्ट सभाएं एवं चयनित अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त किसी अधिशासी को अपनी विशिष्ट स्थिति के फलस्वरूप विलक्षण व्यक्तिगत योग्यता अर्जित करने की आवश्यकता भी हो सकती हैं। तो इन्हें प्राप्त करने के उद्देश्य से जो विशिष्ट परियोजना है, स्पेशल प्रोजेक्ट हैं एवं जो चयनित समिति है, समिति के जो कार्य हैं, सेलेक्टेड कमिटी असाइनमेंट्स हैं, उस विधि को यूज़ किया जाए तो वो कारगर हो सकती हैं। अधिशासी योग्यता विकसित करने की अनेक तकनीक होने के बावजूद किसी एक या अधिक को सर्वाधिक प्रभावशाली की संज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती हैं। प्रत्येक संगठन को अपनी आवश्यकता अनुसार किसी एक या अधिक तकनीक विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। तो उनमें से हम कुछ टेक्निक्स को आधार मानकर उनका यूज़ कर सकते हैं और आज अपन अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी इस प्रकार की तकनीकें होती हैं जिनका उपयोग किसी संगठन के अंतर्गत अधिशासी विकास के लिए अपनाई जा सकती हैं। तो जैसे
ए है कार्य पर प्रयुक्त विधियाँ, ऑन द जॉब मेथड। उपक्रम में किसी पद पर कार्य करते करते उसमें दक्षता प्राप्त करना प्रशिक्षण को अत्यंत उत्तम विधि स्वीकार की जाती है प्रशिक्षण की। और कार्य के संबंध में जानकारी केवल सुनने, अवलोकन करने अथवा पुस्तकों में पढ़ने से प्राप्त नहीं हो सकती हैं, और इसके लिए वास्तव में कार्य करके उसका जो अनुभव होता है वो अनुभव अत्यंत ही जरूरी या आवश्यक हैं। तो वास्तविक अभ्यास द्वारा व्यक्ति कार्य संबंधी व्यावहारिक कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त करता है तथा उन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया जाए इसका ज्ञान भी प्राप्त करता है। तो यही कारण है कि प्रशिक्षण एवं विकास के प्रत्येक कार्यक्रम में कार्य पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। और कार्य पर प्रशिक्षण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली जो कुछ प्रमुख विधियां हैं वो हैं अनुभव, एक्सपीरियंस। अनुभव अधिशासी को स्वयं भी सीखने का अवसर प्रदान करके प्राप्त कराया जा सकता है, और इस विधि के अंतर्गत अधिशासी स्वयं भूल और सुधार की पद्धति से कार्य का अनुभव प्राप्त करता है। और कार्य का अनुभव प्रत्येक अधिशासी के लिए, प्रत्येक एग्जीक्यूटिव के लिए आवश्यक है, क्योंकि कार्य संबंधी कोई भी बाहरी शिक्षा उसे प्रभावशाली अधिशासी नहीं बना सकती हैं। लेकिन अनुभव विधि का उपयोग एकल विधि के रूप में नहीं किया जाता है। सदैव ही प्रशिक्षण की अन्य विधियों के साथ अधिशासी को कार्य अनुभव का अवसर भी प्रदान किया जाता है। और अनुभव विधि का प्रमुख दोष इसमें समय अधिक लगता है, लेकिन अनुभव के साथ निर्देशन आदि की व्यवस्था भी की जाए तो अधिक उपयुक्त रहता है। दूसरी इसकी शिक्षण यानी कि कोचिंग। अनुभव विधि के विपरीत शिक्षण विधि किसी अन्य कुशल व्यक्ति के द्वारा अधिशासी को कार्य पर रहते हुए किया या सिखाया जाना है, और इसके अंतर्गत एग्जीक्यूटिव्स द्वारा स्वयं अपने अनुभवों द्वारा सीखने के स्थान पर अनुभवी एवं कुशल प्रशिक्षक उसका कार्य के संबंध में मार्गदर्शन करते हैं। और यह प्रशिक्षक अधिशासी का उच्च अधिकारी होता है और उसका अपने अधीनस्थों को कार्य सिखाने का उत्तरदायित्व होता है, और उसके जो उच्च अधिकारी हैं उनकी देखरेख में अधीनस्थ कार्य करते हैं और उस कार्य संबंधी अपने समस्याओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं और उन समस्याओं का निवारण भी करते हैं। तीसरी जो है कार्य पर रहते हुए विधि, दूसरे के स्थान पर कार्य या प्रशिक्षणाधीन, अंडर स्टडी। अंडर स्टडी की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि प्रशिक्षणाधीन एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपने उच्च अधिकारी के स्थानापन्न या एवज के रूप में उसके संपूर्ण उत्तरदायित्वों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, और इस उद्देश्य के लिए उच्च अधिकारी के अधीन विशेष पद स्थापित किए जाते हैं, और इन पदों पर कार्य करने वाले प्रशिक्षुओं को उच्च अधिकारी को कुछ कार्य सौंप दिए जाते हैं। जो ट्रेनीज़ हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा रही हैं उनको प्रशिक्षुओं को कुछ इस प्रकार के कार्य उनके उत्तरदायित्व दिए जाते हैं, तथा इस प्रकार वे उच्च पद के कार्यों के विषय में प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं। प्राय उपक्रमों में किसी अधिकारी के पदोन्नत होने की संभावना में उस पर अपने एवज के कार्य उनको प्रशिक्षित करने के भार के रूप में उनको दिया जाता है। और प्रशिक्षणाधीन विधि वीक्षण विधि से इस बात में भिन्न है कि इसमें स्थानापन्न और जो एवज निश्चित होता है और प्रशिक्षण उसी को प्रदान किया जाता है। तो इस विधि को उत्तराधिकारी विधि या तकनीक, क्राउन प्रिंस टेक्निक भी कहा जाता है। विकास की यह तकनीक कुछ विशेष समस्याओं को भी जन्म देती है, और यह समस्याएं प्रशिक्षु के चयन तथा अनुप्रेरणा संबंधी हैं। प्रशिक्षु का चयन किस प्रकार किया जाए, प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षु एक ही व्यक्ति हो अथवा अनेक। यदि प्रशिक्षु का चयन अंतिम रूप से कर लिया जाए तो यह टेक्निक स्वयं प्रशिक्षु तथा अचयनित व्यक्ति दोनों के लिए अनुप्रेरणा का स्रोत नहीं रह जाती हैं। जहाँ यह एक और चयनित प्रशिक्षु के लिए
पदोन्नति निश्चित कर देती हैं, वहाँ दूसरी ओर यह अन्य व्यक्तियों के लिए निराशा का कारण भी उत्पन्न कर देती हैं। इसके अतिरिक्त अनेक अधिकारी प्रशिक्षु को कार्य का संपूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं करते हैं और यह संकोच 2 कारणों से उत्पन्न होता है। प्रथम, यदि अधिकारी अधीनस्थ से विद्वेष रखता हो, और द्वितीय, यदि अधिकारी को इससे अपने पद की सुरक्षा का भय हो। तो दोनों ही अवस्थाओं में अधिकारी प्रशिक्षु के प्रशिक्षण में पूरी रुचि नहीं लेगा। तो इस विधि में एक दोष यह भी है कि प्रशिक्षु ने वास्तव में क्या प्रगति की है और इसका सही अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि वह कार्य के प्रति उत्तरदायी नहीं होता और उसकी क्षमताओं का वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तो उपयुक्त दोषों के होते हुए भी यह विधि एक उत्तम विधि मानी जाती है, क्योंकि जहाँ इसके द्वारा उपक्रम को योग्य व्यक्ति रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए प्राप्त हो जाते हैं, वहाँ ये उपक्रम के कर्मचारियों में उपक्रम के प्रति विश्वास भी उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। 4th जो है स्थिति परिवर्तन, पोजीशन रोटेशन। शिक्षण विधि तथा प्रशिक्षणाधीन विधि अधिशासी को एक विशेष कार्य पर ही प्रशिक्षण की व्यवस्था करती हैं और आवश्यकता इस बात की है कि अधिशासी को विविध कार्यों का प्रशिक्षण देकर अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया जाए। इस उद्देश्य के लिए स्थिति परिवर्तन विधि का उपयोग किया जाता है। स्थिति परिवर्तन से आशय विकास की ऐसी तकनीक से हैं जिसके अंतर्गत अधिशासी को विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने का अवसर देकर उसके ज्ञान और अनुभव को व्यापक बनाने का यत्न किया है और अनेक उपक्रमों में अधिशासियों को उस निश्चित समय के पश्चात एक कार्य से दूसरे कार्य पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो स्थिति परिवर्तन के लिए एक निश्चित कार्यक्रम तैयार किया जाता है, जिसमें निम्न व्यक्तियों का किन पदों पर किस अवधि के बाद स्थानांतरण होगा यह पूर्व निश्चित रहता है। तो कार्य परिवर्तन के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे रोटेशन इन नॉन सुपरवाइजरी वर्क, पर्यवेक्षोत्तर कार्य में परिवर्तन। इस विधि में प्रशिक्षणार्थियों को सर्वप्रथम विभिन्न विभागों में निश्चित कार्यों पर लगा दिया जाता है और उसके बाद उन्हें निश्चित समय अंतर पर एक दूसरे के कार्य पर स्थानांतरित किया जाता है और इस प्रकार उन्हें उपक्रम के क्रियाकलापों का व्यापक परिचय दिया जाता है। इसी की बी जो विधि है वो सेकंड, कार्य अवलोकन परिवर्तन, रोटेशन इन ऑब्जर्वेशन असाइनमेंट्स। और इस विधि में प्रशिक्षार्थियों को विभिन्न विभागों के प्रबंधकों के पास भेजकर और उनके कार्य का ऑब्जर्वेशन यानी उनका अवलोकन करने का अवसर दिया जाता है और उससे क्या होगा कि विभिन्न कार्यों को वे आसानी से समझ सकेंगे। इसी तरह से प्रबंधकीय प्रशिक्षण पदों में परिवर्तन, रोटेशन एमंग मैनेजरियल ट्रेनिंग पोजीशन। इस विधि में पृथक से कुछ पोस्ट यानी पदों का निर्माण किया जाता है और यह पद केवल मात्र प्रशिक्षण के लिए ही निर्मित किए जाते हैं। तो यह पद स्थायी होते हैं, परंतु इन पर नियुक्ति स्थायी रूप से नहीं की जाती है। जो प्रशिक्षणार्थी हैं अस्थायी रूप से इन पदों पर नियुक्त किए जाते हैं ताकि वे उन पदों से संबंधित प्रबंधकीय कार्यों को जान सकें। मध्यवर्ती सहायक स्थिति परिवर्तन, रोटेशन इन मिडिल लेवल असिस्टेंट पोजीशंस। इस विधि में प्रशिक्षणार्थियों को मध्यवर्ती प्रबंधकों का सहायक बना दिया जाता है और परिवर्तन द्वारा विभिन्न मध्यवर्ती प्रबंधकों के साथ कार्य करने के अवसर दिए जाते हैं। प्रबंधकीय पदों पर अनिश्चयात्मक परिवर्तन, अनस्पेसिफाइड रोटेशन इन मैनेजरियल पोजीशन। इस विधि में प्रशिक्षणार्थियों को एक विभाग के पद से दूसरे विभाग के पद पर स्थानांतरित किया जाता है और यह स्थानांतरण पूर्व नियोजित नहीं होता है और न ही यह स्पष्ट होता है कि ऐसा स्थानांतरण किस उद्देश्य से किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इन सभी विधियों के आधार पर किसी भी संगठन के अंतर्गत
इन टेक्निक्स का यूज़ करते हुए एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का प्रयास किया जाता है और इसकी जो और भी कई टेक्निक्स हैं, विधियां हैं, उनको बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।